हर शहर का एक इतिहास होता है और हर गांव की एक कहानी होती है और स्थान स्थान पर ऐसी वस्तुएं छिपी होती हैं जिन्हें देखकर इतिहासकार उस जगह के बारे में बताते हैं कि वो किस काल का है, किस समय का है और कौन लोग वहाँ रहते थे और कौन सी सभ्यता वहाँ पर थी। इसी को शायद इतिहास कहते हैं। आज हमारे EMRC के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भरत शुक्ला, जो इतिहासविद हैं और वे आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में इतिहास के अध्यापन का कार्य करते हैं। उन्होंने सागर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आज हम उनसे जानेंगे कि सागर और सागर के आसपास, खासकर सागर ज़िले में जो स्थान हैं, जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं, उनका क्या इतिहास रहा है। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। धन्यवाद। शुरुआत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है, जो ये यात्रा है इतिहास को समझने की और इतिहास के बारे में लिखने की, ये कहाँ से शुरू हुई? सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 2004 सत्र में मैं यहाँ पर संविदा अध्यापक था। तो उस समय इतिहास विभाग का पहला सेमिनार आयोजित किया गया डॉक्टर BK श्रीवास्तव के निर्देशन में, और उस सेमिनार में मुझे कार्य करने का मौका मिला। सर ने बहुत कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आपको सोवेनियर और एब्स्ट्रैक्ट रेडी कराना है। तो एडिटिंग वर्क, प्रूफ रीडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने उस समय सीखी। और उसके बाद जो उस सेमिनार की प्रोसीडिंग्स पब्लिश हुई, तो उसमें जो मेरा चैप्टर था, मैंने एक चैप्टर लिखा था उस समय, संप्रदायवाद, इसका उद्भव एवं विकास। बहुत दिलचस्प टॉपिक है और थोड़ा सा विवादित भी हो जाता है कभी कभी। विवादित इसलिए है क्योंकि ये धर्म और संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे गाइड साहब ने मुझे बाद में बताया, डॉक्टर BK श्रीवास्तव जी मेरे गाइड भी रहे हैं, PhD मैंने उन्हीं के अंडर में की है। तो उन्होंने मेरा जो रिसर्च एटीट्यूड है उसको डेवलप करने में मुझे बहुत हेल्प किया। और उसी जो प्रोसीडिंग्स है वो जब पब्लिश हुई तो उसके अभी तक 10 के करीब संस्करण आ चुके हैं और मेरा पेपर कंटिन्यू है। और अभी वो सागर सहित और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में विचारों का इतिहास नाम से एक पेपर पढ़ाया जाता है, उसमें मेरा पेपर चलता है। उसके बाद जो मैंने पब्लिकेशन में मेरी रुचि जागी, तो फिर मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में अपने पेपर वगैरह पब्लिश कराए। और PhD करने के बाद मैंने PhD को भी पब्लिश कराया। जो मुझे UGC से ग्रांट मिली थी उससे मैंने PhD पब्लिश कराई। और बाद में मुझे ये भी कुछ जानकारी मिली कि मेरी PhD के रेफरेंस भी दिए जाते हैं। तो मेरी दिलचस्पी इसमें और ज़्यादा बढ़ी कि अगर ये काम अच्छा चल रहा है तो क्यों ना कुछ और आगे किया जाए। आपने किस सब्जेक्ट पर अपनी शोध किया था? मेरा सब्जेक्ट था भारत विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका। अभी तक परंपरागत रूप से ये चलता रहा है। और जैसे कि राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है भारत विभाजन के गुनहगार, उसमें 4-5 लोगों को उसका पूरा जिम्मेदार ठहराया गया है विभाजन के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने मात्र 4 महीने में इस कठिन लगने वाले कार्य को संभव करके दिखाया था। तो उनकी भूमिका को सामने लाना मेरा उद्देश्य था। और जब मुझे PhD के लिए टॉपिक चयन करना था तो उस समय मुझे ये भी पता चला कि माउंटबेटन के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, क्योंकि वो लास्ट वायसराय थे और उन्हीं के समय में विभाजन हुआ था। तो उनकी थोड़ा सा नकारात्मक छवि है भारतीय इतिहास में। मैंने उस चीज़ को सामने लाया कि कैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने इस असंभव लगने वाले कार्य को संभव बनाया। अच्छा, लेकिन अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप जो है लगातार एक प्रमुख अखबार में जी सागर से जुड़े जो स्थल हैं और ख़ासतौर पर जो ऐतिहासिक स्थल हैं जी उनके बारे में आप लिख रहे हैं जी और उनके इतिहास के बारे में लिख रहे हैं जी और बहुत ही उल्लेखनीय कार्य इस समय आप कर रहे हैं। तो ये काम आपने कैसे शुरू किया? तो पहला आर्टिकल मेरा आया था 5 सितंबर 2020 को, और उसका टॉपिक मैंने थोड़ा सा इमरजेंसी में लिया था। तो वो लिया था लाखा बंजारा पे, क्योंकि लाखा बंजारा झील सागर की एक पहचान भी है। फिर उसके बाद जो ये सफ़र शुरू हुआ है तो ये अभी चल रहा है। तो इसमें आपने कौन कौन से क्षेत्रों में लिखा है, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों को कवर किया? जैसे सागर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, जी 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 तो आपने किन किन स्थानों का उल्लेख किया है? सर, इतिहास को जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो उसको प्रमुख रूप से 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से हिस्ट्री लिखित रूप में प्राप्त होती है,
तो मैंने पहले वो इतिहास की खोज की जो सागर जिले या हमारे सागर शहर को बताती है कि सागर शहर में उस समय क्या था। तो जब ये चीज़ मैंने खोजना स्टार्ट की तो सबसे पहला मुझे प्रमाण मिला आपचंद की गुफाएं। वहाँ पर जाकर जब मैंने देखा और उसके बारे में जब जानकारी मैंने प्राप्त की तो पता चला कि ये आदिम युगीन भित्ति चित्र और गुफा चित्र हैं। रॉक पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई हैं और वो अभी एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी स्थापित है। तो तब जाके ये जानकारी हुई कि सागर का इतिहास तो आदिम युग से है। आदिम युग में मानव के यहाँ पर कदम पड़े थे और उसने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाई थीं। उससे शुरू करके मैंने फिर उसको और खोजना प्रारंभ किया। रिसर्च का मतलब ही होता है कि आप फिर से सर्च करें, जो लिखा जा चुका है उसमें आप कुछ नई चीज़ ऐड करें। तो जब इस उपक्रम में मैं आगे बढ़ा तो मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आईं, तो मैंने उनको कालक्रमानुसार उनको पब्लिश करना प्रारंभ किया। तो उसी उपक्रम में फिर धीरे धीरे मैंने इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखना प्रारंभ किया, प्राचीन से मध्यकाल की ओर, मध्यकाल से आधुनिक। फिर उसके बाद में खुरई का किला, उसको मैंने जाके देखा, धामोनी का किला, खिमलासा का किला, रहली का किला, देवरी में एक बहुत भीषण अग्निकांड हुआ था और वहाँ पर खांडेराव का मंदिर भी है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने जाके देखा और उस समय के जो इस समय जो वर्तमान में उनकी स्थिति है उसको मैंने देखा, फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उसको पब्लिश कराया। इस प्रकार से ये सफ़र तो जब आप ये लिखते हैं, जैसे आप खुरई के बारे में लिख रहे जी। हैं या देवरी के बारे में या रहली के बारे में जी या सागर के बारे में लिखते जी हैं, जी तो आप किन साक्ष्यों का, किन सोर्सेस का जी जो स्रोत हैं आपके लेखन जी के, जी वो इतिहास में आपको कहाँ से कैसे मिलते हैं? सर, इसमें बहुत सारी सामग्री तो हमें गजेटियर से प्राप्त हो जाती है। गजेटियर, जैसे सागर जिले का गजेटियर है, उसकी जो जानकारी है वो प्रमाणिक है। और उसके अलावा कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनको हम द्वितीयक स्रोत मानते हैं। रिसर्च वर्क में जो हमारे डेटा कलेक्शन होता है वो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से होता है। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो उससे स्टार्टिंग से रहते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर डेवलप किए जाते हैं। तो इसको मैंने अपना आधार बनाया और बहुत सारे नामचीन लेखकों को अध्ययन किया। उसके बाद मैंने अपने उसको भाषा शैली में उसको ढाला, क्योंकि मुझे एक आम जन तक उसकी पहुंच बनाना थी। ये एक कहना चाहिए एक बहुत नकारात्मक बात है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके इतिहास से हम परिचित नहीं हैं, कि कला, सभ्यता, संस्कृति का जो हमारे समाज का विकास हुआ है, अगर हम ये नहीं जान पाए तो उस मातृभूमि से हम न्याय तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जहाँ रह रहे हैं जी उस शहर को, उस ज़मीन को, उससे जी जुड़ी हुई परंपराओं को, उससे जाने। जुड़ी हुई सभ्यता को, संस्कृति को जानें। जी तब तो वो आगे विकास क्रम में आगे बढ़ पाएंगे। जी जब जी तक जी कि वो पीछे नहीं देखेंगे तो उन्हें उसको जी समझने जी में जी मदद नहीं और मिलेगी। वो अपने इतिहास पे गौरव महसूस नहीं कर सकते। तो जैसे आपने सागर के बारे में लिखा है, तो जो सागर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, आपको जी क्या लगा कि कौन कौन से हैं जहाँ से सूत्र मिलते हैं इस जी स्थान के? सर, एक तो हमारे सागर शहर में ही सागर का किला है, अच्छा खासा ऐतिहासिक है वो और लगभग 500 वर्ष पुराना है। इसके ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये 1660 में उदन शाह नामक एक राजा ने इसका स्थापना की थी। उसके पहले सागर का जो प्रशासनिक केंद्र था वो गढ़पहरा था। फिर उसके बाद मैंने सराउंडिंग्स में जाना स्टार्ट किया, सागर जिला हम जिसको कह सकते हैं। तो उसके उपक्रम में हमें फिर खुरई मिलता है, खिमलासा मिलता है, मालथौन मिलता है और देवरी मिलता है, रहली मिलता है, बंडा है और इन सभी स्थानों का अपना ऐतिहासिक महत्व है और उनके जो पुरातात्विक सामग्री है वो आज भी है, लेकिन उसको संरक्षण की आवश्यकता है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि जो आधुनिक काल है जी इतिहास का, जी तो जो आज से 200-300 साल पहले की हम जी बात जी करते हैं, जी जी तो जो राजा छत्रसाल हैं, जी उन्होंने ये जो सागर के आसपास का इलाका है, जी ये बाजीराव पेशवा को दे दिया था एक जी जागीर के तौर पर। जी 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 तो यहाँ मराठा जो स्थापत्य है, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की जी बहुत सारी चीज़ें देखने को जी मिलती जी जी सर, इसकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। महाराजा छत्रसाल एक ऐसे राजा हुए हैं बुंदेलखंड के जिन पे हम गौरव कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड रहा, औरंगजेब जैसा
महान मुगल सम्राट जिसने पूरे भारत को अपने अधीन किया, महाराजा छत्रसाल को उसके 11 सेनापति कभी पराजित नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी बात है उस युग में, जबकि संचार और यातायात के साधन नहीं थे। उस समय मुगलों की बुंदेलखंड में राजधानी धामोनी हुआ करती थी, तो वहाँ एक के बाद एक 11 फौजदार भेजे गए कि आपको महाराजा छत्रसाल को काबू में करना है। और एक बड़ा दिलचस्प तथ्य ये है कि महाराजा छत्रसाल मुगलों के अगेंस्ट जरूर थे, लेकिन उनके जो पिता थे चंपत राय जी मुगल सेना में भर्ती होने गए थे, सैनिक थे। और उनके मुगल सेना की तरफ से उन्होंने दक्षिण में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे मतभेद डेवलप हुए कि मुगल साम्राज्य उनके अगेंस्ट हो गया। अगेंस्ट होने के चलते वो एक बार ऐसी परिस्थिति में घिर गए कि उन्होंने फिर अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। उस समय छत्रसाल जी की आयु लगभग 6 वर्ष थी। फिर उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को बचाए रखा मुगल साम्राज्य से, और फिर उनके मन में एक ऐसे भाव आए कि जिनके कारण मेरे पिता को सुसाइड करना पड़ा है, उसका मैं बदला ज़रूर लूँगा। तो इन्होंने अपना एक छापामार तरीका ऐसा होता है, छापामार युद्ध पद्धति, जिसमें एकदम अचानक से आके अटैक करते हैं और भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, या इसको गोरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहते हैं। तो उसके द्वारा इन्होंने मुगलों को कई वर्षों तक छकाया और पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र महाराजा छत्रसाल ने अपने अधीन किया। एक युद्ध में इनकी स्थिति थोड़ी सी संकट में पड़ गई, तो उस समय का एक बहुत अच्छा दोहा है, जो गति ग्रहा है गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। ऐसा एक पत्र इन्होंने मराठा पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उनको इन्होंने ये पत्र लिखा। तो बाजीराव तो चाहते थे कि हमारा बुंदेलखंड में साम्राज्य विस्तार हो या हमारा वहाँ पर दखल हो। उन्होंने इनकी मदद की और इनको उस युद्ध में जो ये हार चुके थे, कैद हो गए थे, उससे इन्होंने उसको बचाया छत्रसाल जी को। तो फिर उन्होंने इनको अपना तीसरा पुत्र माना और उनकी एक पुत्री थी मस्तानी का विवाह इनसे किया। और इनके 2 पुत्र थे छत्रसाल जी के, तो तीसरा पुत्र इनको मानते हुए उन्होंने साम्राज्य को 3 हिस्सों में विभाजित किया। तो बाजीराव जी के अधिकार में सागर क्षेत्र भी आया। वहाँ से मराठा साम्राज्य जो सागर में हम आज पाते हैं इतिहास में, वो हमें मिलता है। तो जो ये चीज़ जो हमें जो छोटे किले मिलते हैं, गढ़ियाँ मिलती हैं, या जो हमें महल मिलते हैं, या कुछ मंदिरों के अवशेष भी हैं, कुछ अच्छे मंदिर भी मराठा कालीन बनाए गए हैं। गणेश मंदिर है रहली में पंढरपुर का जो मंदिर है, भगवान विट्ठल का मंदिर है। जो भगवान विट्ठल का मंदिर महाराष्ट्र में है। सर दत्त मंदिर अपने सागर में है, सागर में दत्त मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है। ये सब मराठा कालीन जो महाराष्ट्र में जो चीज़ें हैं, उनके प्रोटोटाइप, उनसे प्रेरणा लेकर इन मंदिरों की और इन मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर। सर उसकी वजह ये रही है कि मराठा जो यहाँ पे निवासी थे, जो सेना में आए थे या विभिन्न प्रशासनिक पदों पे थे, और उनके परिवार बस गए यहाँ पे, मराठा जनसंख्या बढ़ने लगी। तो अब सवाल ये उठता था कि उनको अपने धर्म का पालन करने के लिए अगर बार बार महाराष्ट्र जाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो आपने प्रोटोटाइप कहा कि उन्हीं की अनुकृति, जिसको पन्नाकल कह सकते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए, जो आज भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो सागर, दमोह, पन्ना, हटा, ये पूरा जो इलाका है बुंदेलखंड का, इस पर मराठा जो स्थापत्य है या मराठा कालीन जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, अच्छा खासा है। हम जब देखते हैं मराठा स्थापत्य शैली, तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वो मिलती हैं जो महाराष्ट्र में हैं। और इसीलिए जो उनके मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो अभी भी सुरक्षित हैं और उनका रखरखाव भी किया जा रहा है, क्योंकि मराठा लोग धर्म को बहुत मानते हैं और उनको ये लगता है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। जैसे मराठों के एक बहुत महान राजा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हमें भारत में हिंदू पद पातशाही का राज्य स्थापित करना है। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं, या जो पेशवा केवल एक इनके प्रधानमंत्री का पद था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मराठा मंडल का जो अष्टप्रधान, जो उनका मंत्रिमंडल होता था,
उसमें से एक मराठा मतलब उसमें जो पेशवा का पद था उसको इतना गौरव प्रदान किया गया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहले पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे 1713 से 1720 ईस्वी तक रहे। उसके बाद जो बाजीराव प्रथम आए हैं तो उन्होंने जो मराठा जो अभी तक केवल महाराष्ट्र तक या मराठवाड़ा तक सीमित थे उनको उन्होंने ऑल इंडिया में विस्तार करने की नीति अपनाई। और मुग़लों से इनका बहुत संघर्ष चला, शिवाजी का भी मुग़लों से संघर्ष चला और बाकी के मराठों का भी मुग़लों से संघर्ष चला। और मराठा सत्ता इतनी प्रबल हो चुकी थी एक समय कि वो दिल्ली तक पर उनका अधिकार हो चुका है। तो जो बाजीराव पेशवा प्रथम हैं जी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी युद्ध वो पराजित नहीं हुए। हारे नहीं। जी, तो बाजीराव पेशवा का ही हमारे यहाँ पर जो उनके ही सूबेदार यहाँ पर जी, स्थापित जी, रहे। जी, उनके वंशज और सूबेदार उनके अधिकारी वही चलते रहे शासन में। तो जैसे आपने यहाँ पर खुरई और राहतगढ़ का एक अलग इतिहास देखने मिलता है। वहाँ एक बहुत बड़ा किला है जी, और उस पर हम लोगों ने पहले कालांतर में एक वृत्त चित्र का निर्माण भी किया जी, था। जी, जी। उसका इतिहास किस तरह से है और वो सागर से कहाँ रिलेट करता है? सर सागर से रिलेट तो वो इसलिए करता है कि सागर से उसकी दूरी लगभग 35-36 किलोमीटर है। लेकिन जो अपन को राहतगढ़ का किला मिलता है या जो राहतगढ़ का इतिहास है वो भोपाल रियासत से जुड़े होने के कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भोपाल रियासत में नवाबी शासन था। नवाब दोस्त मोहम्मद खान जो थे उन्होंने भोपाल रियासत को एक नई पहचान दी थी, तो उसका प्रभाव ज़्यादा था और वहाँ पर मुस्लिम स्थापत्य ज़्यादा देखने को मिलता है। किले को भी अगर हम देखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें मुस्लिम स्थापत्य के ही ज़्यादा दर्शन होंगे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ पर जो विद्रोही थे उन लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को वहाँ से उखाड़ फेंका था। लेकिन कुछ अंदरूनी विश्वासघात के चलते या भीतरघात के चलते विद्रोहियों को वहाँ से भागना पड़ा था। अदरवाइज अंग्रेजी फौज वहाँ पर ख़त्म होने की स्थिति में थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी नगर या जो कस्बे या जो गांव हैं वो नदियों के किनारे जी ज़्यादातर विकसित हुए हैं। जी, तो सागर के आसपास कौन सी ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनके किनारे ये सारी चीज़ें हुई हैं या उससे प्रेरित होकर वहाँ पर चीज़ें विकसित हुई हैं? सर जैसे कि हम देखते हैं सागर के पास में जैसे ये है तो बेबस नदी, सभी को पता है कि बेबस नदी सागर के लिए जीवन दायिनी है, क्योंकि उसी का पानी पूरे सागर में पेयजल के रूप में सप्लाई होता है। जैसे हम बात करें बीना की तो बीना नदी वहाँ पे है और कुछ और नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर हम इस तरफ जाएं खुरई तरफ, ये रहली तरफ, तो वहाँ पर हमें सोनार नदी और देहार नदी के दर्शन होते हैं। देवरी से भी कुछ नदियाँ निकली हैं। नदियों का असर सभ्यता के विकास में इसलिए मूल योगदान होता है क्योंकि पानी मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नदियाँ जो होती हैं वो जल का स्रोत होती हैं, तो इसीलिए उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो कल्चर है और जो सभ्यता है वो डेवलप होती है। समाज वहीं रहना पसंद करता है जहाँ जल की सुविधा हो। इस वजह से नदियों के आसपास ही हमारे प्रमुख नगरों का विकास हुआ है। एक चीज़ और कि जब ये कहा जाता है कि कोई भी स्थान उसका जो नाम होता है, जैसे सागर का नाम सागर क्यों पड़ा, जी, जैसे कि खुरई का नाम खुरई क्यों पड़ा, जी, खिमलासा का नाम खिमलासा क्यों है, जी, रहली का नाम रहली क्यों है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। जी, तो नाम विशेष के पीछे भी कोई कथा कहानी किंवदंती छुपी होती है। जी, तो आपने इस पर भी काम किया है, जी। तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए कि ये कैसे आपने इन चीज़ों को खोजा। सर जैसे खुरई की बात करें, खुरई में एक महाभारत कालीन कथा मिलती है कि जो पांडव राज्य था, पांडव राज्य की कुछ 5000 गायों को कुछ लुटेरे किस्म के लोग उसको अपने साथ ले गए थे। उस समय गोधन बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। तो पांडवों ने जब उसका रेस्क्यू किया, मतलब उनको वापस लेके आए, तो वो खुरई क्षेत्र से निकली गायें, तो उनके जो खुरों के निशान थे वो उधर पे पड़ गए। वो इतने प्रोमिनेंट हो गए और इतना मतलब उसका महत्व हो गया कि पांडवों की गाय हैं ये। पांडव के बारे में हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं, महाभारत की वो मूल नायक हैं। तो पांडवों की जो गायों का रेस्क्यू हुआ वहाँ पे उनके खुरों के निशान बने, तो उससे वो नाम खुरई पड़ गया। जैसे खिमलासा की बात करें तो खिमलासा को काशी का टुकड़ा भी कहा जाता है। काशी मतलब आज वाराणसी,
और उसका एक नाम और मिलता है प्राचीन ग्रंथों में, कमलासा। तो हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है भाषा का कि वो भाषा बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश होते होते नाम जो कुछ मूल नाम बदल होता जाता है है। वो बदल जाता है। तो ऐसे ही कमलासा का हुआ। कमलासा नाम इसलिए है क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें उसको, एरियल व्यू लें खिमलासा नगर का, तो वो हमें कमल के फूल के समान दिखेगा, इसलिए उसको कमलासा, कमला के समान, कमल के समान। तो वो बिगड़ते बिगड़ते नाम हो गया खिमलासा। तो हर नगर का अपना एक नाम का महत्व है। और सागर का नाम अगर हम देखें कि उसके पीछे क्या स्टोरी है, तो सागर को अंग्रेजों ने सैगौर कहा है, और हमारे रेलवे सिस्टम में अभी भी SAUGOR ही मिलेगा। मतलब जो इसकी स्पेलिंग है वो जी। लेकिन SAUGOR। वर्तमान में क्या चल रहा है, SAGAR। तो मूल नाम इसका सैगौर ही था। और ये नाम पड़ने के पीछे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लाखा बंजारा झील है तो वो सागर के समान दिखती है, जैसे कोई बड़ा सागर हो। तो इस कारण से इसका नाम सागर पड़ गया था। तो इस तरह से चीज़ों के नाम पढ़ते हैं, जो स्थान होता है उससे जी। जुड़ा कुछ ऐसा वाकया होता है उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है सर। ये बात बिल्कुल सही है जी कि ये कई प्रमाण इस तरह के हमें जी जी इतिहास में देखने को मिलते हैं। जी इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है, जी और आपने जैसे देवरी का बताया कि वहाँ खांडेकर मंदिर भी है, जी और वहाँ भी एक ख़ास तरह की एक सभ्यता विकसित थी, जी उस पर भी आपने लिखा है। जी तो थोड़ा सा हमें और आप विस्तृत तौर पर बताइए कि सागर के आसपास एरण है, जैसे एरण एरण, एरण सर बहुत ऐतिहासिक नगरी है। और जो हमारे यहाँ एक कुप्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा, उसका पहला लिखित प्रमाण एरण में मिलता है। एरण जो रहा है गुप्त काल में एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है मध्य भारत में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त, जिसको भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ये तुलना गलत है। नेपोलियन से तुलना अगर हम समुद्रगुप्त की कर रहे हैं तो बहुत अंतर है। नेपोलियन कई युद्धों में पराजित हुआ, लेकिन समुद्रगुप्त का रिकॉर्ड 0 है पराजय के मामले में। वो कभी भी पराजित नहीं हुए और पूरा एक अखिल भारतीय साम्राज्य उन्होंने बनाया। तो एरण को स्वभोग नगर कहा जाता था। जब अपने राज कार्यों से या युद्धों से जब वो थक जाते थे समुद्रगुप्त, तो वो आकर एरण में विश्राम करते थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्वभोग नगर। और जो सती प्रथा का यहाँ पर जो प्रमाण मिला है उसका एक कहानी है, मतलब ऐतिहासिक तथ्य है ये, कि जो आखिरी जो गुप्त राजा थे या लास्ट के जो गुप्त राजा थे, कुमारगुप्त द्वितीय, उनके एक सेनापति थे गोप राजा, जो एरण में रहते थे। तो उसी समय हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है। तो वो आक्रमण हुआ तो हूण गोप राजा उसमें लड़ते हुए मारे गए थे। तो उनकी जो पत्नी थी गोप राजा की, वो उनके साथ उनकी चिता पर लेटकर सती हो गई थी। तो उनकी स्मृति में कुमारगुप्त द्वितीय ने 510 ईस्वी में एक स्तंभ लेख अंकित करवाया था वहाँ पर, और वो जो आज भी उपलब्ध है। तो इसलिए एरण का बहुत महत्व है। अंत में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आजकल अभी भी भारत में आप किसी गांव में चले जाएं, जंगल में जाएं, या कोई ऐसे स्थानों पर जहां ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप नहीं है जी, तो वहां पर आपको कुछ मूल्यवान पुरातात्विक सामग्री मिल सकती है। जी, सिक्के मिल सकते हैं, मृदभाण मिल सकते हैं, जी, जी, या आपको वहाँ पर कुछ खंबे के टुकड़े हैं, कुछ मूर्तियों के टुकड़े हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो एक आम नागरिक है, जो एक भारत का जिम्मेवार नागरिक है, उसको क्या करना चाहिए? सर, उसको जो पुरातत्व विभाग है या वहाँ पर जो शासन तंत्र है उससे संबंधित अधिकारी को ये सूचना देना चाहिए कि साहब यहाँ पर ये चीज़ प्राप्त हुई है और इसको संरक्षण की ज़रूरत है। और वो चीज़ मीडिया में भी जाना चाहिए ताकि उसको प्रिजर्व करने के लिए जो ज़रूरी उपाय हैं वो किए जा सकें। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं तो फिर तो मानव होना ही व्यर्थ है। मानव का जो इतिहास होता है, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो कुछ भी जो हमारे इतिहास में अप्रिय हो चुका है, अगर हम चाहते हैं कि वो ना दोहराया जाए तो हमें कम से कम अपने इतिहास को सहेजने के लिए प्रयास करना चाहिए।
ये आमजन का भी दायित्व है, विषय से जुड़े हुए लोगों का भी दायित्व है, विद्वानों का भी है, शासन का भी है, मीडिया का भी है, सभी का ये दायित्व है कि जब जैसी सूचना आपको जहाँ से मिलती है तो उसके लिए जो आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। तो जो भी जागरूकता से संबंधित कार्य है वो भी होना जी, चाहिए कि ये बिल्कुल। चीज़ें जो हैं ये बहुमूल्य हैं जी इतिहास को जानने की दृष्टि से। जी तो ये काम, ये संदेश सारे लोगों में जाना चाहिए कि जी इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं तो उन्हें हम सहेज कर रखें और जी शासन को और उससे संबंधित जो विभाग हैं उनको जी सूचना दें जी ताकि जी उन्हें सहेज कर रखा जा सर, सके। मैं आपको एक इसका छोटा सा उदाहरण बता दूं। ये हमारी जो सागर की नई गल्ला मंडी है, वहाँ पर एक खानपुर नामक गांव है। वहाँ पर एक सतगढ़ का किला है, बहुत प्राचीन है, लेकिन वहाँ पर एक जल संवर्धन योजना शासन ने लॉन्च की। अब स्थिति ये बन रही है कि वहाँ पर जो पुरातात्विक सामग्री बिखरी पड़ी है वो धीरे धीरे फिनिश हो रही है, या तो लोग उसको उठा के ले जाते हैं या वो नष्ट हो रही है, और कुछ समय बाद स्थिति ये आएगी कि सतगढ़ का किला और जो वहाँ पर जो कुछ भी पुरा संपदा है वो सब जलमग्न हो जाएगी। तो इसकी ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो जो हमारे जन सामान्य हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उन्हें ये देखना होगा कि उनके आसपास कोई पुरातात्विक सामग्री है, उसे वो ज़रूर उसको नोटिस में लाएं और वो कम से कम शासन तक उसकी सूचना पहुंचाएं। तो डॉक्टर भरत शुक्ला, आपने आज हमारे दर्शकों को बताया और ख़ासकर सागर के बारे में बताया, सागर के इतिहास के बारे में चर्चा की, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे यहाँ फिर से आएँ और हम आपसे फिर बातचीत कर सकें। नमस्कार। नमस्कार।